वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है पंकज गौतम और स्वागत है आप सभी का डिफेंस चाणक्य एकेडमी में। और आज हमारी 8वीं क्लास है। आज हम 8th टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन सा टॉपिक है, ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाकर के पिछली क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो हमारे अभी तक 7 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नए सिलेबस का 8वां टॉपिक। तो देखते हैं 8वां टॉपिक क्या है। तो हमारा 8th टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संविधान। तो भारत का संविधान जो है उसके बारे में यह आप मानकर चल सकते हैं कि हमने जो पिछला हमारा जो सिलेबस था, पुराना सिलेबस था, उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। उसमें हर एक छोटी मोटी चीजें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें हैं, हमने उसमें सारी चीजें पढ़ी हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो, चाहे फंडामेंटल ड्यूटीज हो, चाहे डीपीएसपी हो, चाहे पंचायती राज हो, चाहे प्रेसिडेंट, चाहे प्राइम मिनिस्टर, सारी चीजें हमने बहुत डिटेल से पढ़ी हैं। ठीक है, सेक्युलर क्या होता है, सोवरेन क्या होता है, सारे टर्म्स भी हमने पढ़े हैं। लेकिन वही सारी चीजें जो है आज फिर से इस चैप्टर में, इस टॉपिक में थोड़ा बहुत रिपीट होंगी। ठीक है, तो जो थोड़ी सी नई चीजें हैं उन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे और जो पुरानी चीजें हैं जो हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा हम जल्दी से उसको करते चलेंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो टॉपिक है वो एक गिवन टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए। तो शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि आपके काम आ सकता है कि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो हमारे संविधान की जो एक ओरिजिनल बुक है, उसको पार्लियामेंट में रखा गया है। अब वो पार्लियामेंट में जब रखी गई है तो वो खराब ना हो जाए, इसके लिए उसको एक ग्लास के बॉक्स के अंदर रखा जाता है जिसके अंदर हीलियम गैस भरी रहती है। तो इसको याद रखना, हीलियम जो है उस गैस को भरा जाता है उस बॉक्स के अंदर। तो हीलियम इज अ गैस दैट डजंट रिएक्ट विद पेपर और इंक। हीलियम ऐसी गैस है जो ना तो पेपर और ना ही इंक के साथ रिएक्शन करती है, ना तो पेपर के साथ रिएक्शन करती है, ना ही इंक के साथ रिएक्शन करती है, हीलियम गैस। इसलिए इसको विच इज फिल्ड इन अ ग्लास केस इन पार्लियामेंट फॉर हेल्पिंग टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए इसको एक ग्लास के केस में भरा जाता है और उसमें संविधान की जो बुक है, ओरिजिनल बुक है, उसको रखा जाता है ताकि उसके पेजेस खराब ना हो, चाहे उसकी इंक खराब ना हो। इसलिए तो इसको याद रखना, कौन सी गैस भरी जाती है, तो उसमें हीलियम गैस को भरा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या होता है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि संविधान की जो एक बेसिक सी डेफिनेशन है वो क्या है, तो इट इज ए डॉक्यूमेंट दैट स्पेल्स आउट अ नेशंस बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज। अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है या संविधान क्या है, तो सिंपल डेफिनेशन बस इतनी है कि ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर किसी भी देश के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, यानी जो बिल्कुल बेसिक कानून हैं, उनको लिखा जाता है। तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें किसी भी देश के बेसिक प्रिंसिपल्स या बेसिक लॉज को लिखा जाता है, उसको उस देश का संविधान कहा जाता है। ठीक है, इट कंसिस्ट, इसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए या हमारे देश के संविधान में क्या क्या चीजें हैं। तो 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन इसके अंदर होते हैं, उनके बारे में इसमें दिया होता है। वो 3 ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो वो हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया। वो होते हैं आपके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो वो 3 ऑर्गन जो है गवर्नमेंट के वो होते हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो इन तीनों के बारे में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस किया होता है। उसके अलावा चेक्स एंड बैलेंसेस अमंग्स द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ये तीनों ऑर्गन्स के बीच में चेक्स एंड बैलेंसेस, यानी कौन किस पे कितना डिपेंड करता है, कौन किससे कितना इंडिपेंडेंट है, इन तीनों के बारे में ये सारी चीजें दी होती है संविधान के अंदर। उसके अलावा सिटीजन्स के क्या राइट्स हैं, सिटीजन्स की क्या ड्यूटीज हैं, यानी हमारे जैसे संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं सिटीजन्स की, तो वो दिया होता है। और आउटलाइन ऑफ द लॉन्ग टर्म गोल्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द नेशन, और उस देश के लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, उस देश की एस्पिरेशंस क्या हैं, महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, कि वो देश आगे क्या बनना चाहता है, वो देश आगे कैसा बनना चाहता है, उन सारी चीजों के बारे में दिया होता है संविधान के अंदर। ठीक है,
तो ये हमने समझा कि संविधान क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। अब हम बात करते हैं व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। द बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स इन ए कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ गवर्नमेंट विल बी देयर, हाउ इट विल बी फॉर्म्ड एंड हाउ इट विल फंक्शन। संविधान जो है वो ही हमको ये बात बताता है कि किसी भी देश की जो सरकार है वो किस तरह की सरकार होगी, यानी किस टाइप की सरकार होगी। जैसे हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था कि भारत में जो सरकार पाई जाती है वो कैसी सरकार होती है, तो वो डेमोक्रेटिक होती है। पहली बात तो ये डेमोक्रेटिक, थियोक्रेटिक, ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। तो भारत की सरकार डेमोक्रेटिक होती है, साथ ही साथ सिस्टम कौन सा होता है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। जैसे यूएसए में कौन सा बताया था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ऐसे ही भारत में होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो भारत में डेमोक्रेसी होगी, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, ये सारी बातें कहां बताई जाती हैं, संविधान में। तो किसी भी देश में कैसी सरकार होगी, वो कैसे काम करेगी, यानी वो हाउ इट विल बी फॉर्म्ड, वो कैसे बनेगी, एंड हाउ इट विल फंक्शन, और वो कैसे काम करेगी, ये सारी चीजें दी जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये सारी चीजें। अब हम अगर भारत के संविधान की बात करें कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 25 पार्ट्स, कि भारत के संविधान में 25 पार्ट्स हैं। पार्ट्स मतलब उसको 25 हिस्सों में तोड़ा गया है। 25 पार्ट में अलग अलग चीजें हैं, हर एक पार्ट में कुछ अलग चीज है। 25 पार्ट हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स मतलब होती हैं सूचियां, यानी एक लिस्ट, उसको शेड्यूल कहा जाता है। तो 12 शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, और इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है। लेकिन जब ये इफेक्ट में आया था, यानी जब इसको लागू किया गया था, जब स्टार्टिंग में संविधान आया था, तब उसमें केवल 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे। यानी अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल हैं, लेकिन जब ये संविधान आया था तब इसमें 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल थे, यानी इसको बाद में बढ़ाया गया। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो वर्ल्ड के लगभग हर संविधान में पाई जाती हैं। तो क्या क्या चीजें हैं जो वर्ल्ड के हर संविधान में होती हैं, तो वैल्यूज एंड आइडियल्स ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के क्या वैल्यूज हैं, क्या आइडियल्स हैं, वो होंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनके फंक्शंस क्या होंगे। पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, जैसे भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो चीजें होंगी। राइट्स और ड्यूटीज अभी बताया आपको कि वो चीजें होंगी। गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसे काम करेगी उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे, जैसे हमारे देश में डीपीएसपी होते हैं। उसके अलावा स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की क्या स्ट्रक्चर होगी और उसकी फॉर्मेशन कैसी होगी। जैसे हमारे देश में गवर्नमेंट जो है वो किससे बनती है, यानी एग्जीक्यूटिव किससे बनती है, लेजिस्लेटिव से, और लेजिस्लेटिव हमारे देश में क्या है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर कैसा है कि पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। फिर लोकसभा राज्यसभा का अलग एक स्ट्रक्चर है कि लोकसभा में मैक्सिमम सीटें हैं 550, राज्यसभा में मैक्सिमम सीटें हैं 250। तो इस तरीके से इसको स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये किसी भी देश के संविधान में दी होती हैं, उसके अंदर कंसिस्ट होती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भारत का संविधान कैसे लिखा गया। ये चीजें हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, तो कुछ नया नहीं है आपके लिए, वही है, पुरानी चीजें हैं। जैसे कि भारत का संविधान लिखने के लिए सबसे पहले बनाई गई थी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सजेशन था, इसका सजेशन किसने दिया था, कैबिनेट मिशन ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सजेशन किसने दिया था, कैबिनेट मिशन ने। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड इन 1946। ये असेंबली कब बनाई गई थी, 1946 में, और इनिशियली इसमें 389 मेंबर्स थे। शुरुआत में इसमें कितने मेंबर थे, 389 मेंबर्स, पार्टीशन से पहले, क्योंकि 1946 में पार्टीशन नहीं हुआ था, तब इसमें 389 मेंबर्स थे। लेकिन पार्टीशन के बाद इसमें से कुछ लोग पाकिस्तान चले गए मुस्लिम लीग के साथ, तो इसमें बाद में कितने बचे, 299, यानी पहले थे 389, तो बाद में बचे इसमें 299। इन 299 में 15 महिलाएं भी थी। ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको भी याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में महिलाएं कितनी थी, 15। आजादी के बाद, पार्टीशन के बाद इसमें कितने मेंबर बचे थे, 299, पहले कितने थे, 389।
हाउ वॉज अवर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप्ड, हमारा संविधान डेवलप कैसे हुआ, कैसे इसको बनाया गया। तो कुछ इसमें डेट्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, उनको याद रखना है। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कब बनाया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। विद इट्स मेंबर्स इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द प्रोविंसेस। इसके मेंबर जो थे वो कहां से इलेक्ट किए गए थे? तो उस समय पे जो प्रोविंसेस थे, उस समय जो स्टेट्स थे, उनकी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को इसमें चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन बनाया गया था, परमानेंट चेयरमैन बनाया गया था। जो नॉन परमानेंट चेयरमैन थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब इन्होंने संविधान बनाना शुरू किया और ये संविधान बनाने का जो काम है ये 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया। अब संविधान बनाने के लिए एक ड्राफ्ट चाहिए था, यानी एक बेसिक आइडिया चाहिए था कि भाई संविधान में हमें करना क्या है, क्या उसमें हमें रखना है, क्या नहीं रखना है। तो उसके लिए जो बेसिक ड्राफ्ट बनाया गया, यानी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्ट बनाने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो काम था संविधान बनाने में वो था ड्राफ्ट का, क्योंकि ड्राफ्ट के ही बिहाफ पर पूरा संविधान जो है वो बनाया गया था। तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि बाद में जब हम आजाद हुए तो पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी बनाए गए थे। तो पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी कौन थे? वो भी BR अम्बेडकर थे। या आप ऐसा कह सकते हो पहले लॉ मिनिस्टर कौन थे हमारे? तो वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं व्हाट शेप्ड एंड इन्फ्लुएंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान को किन किन चीजों ने मिलकर के शेप किया, किन किन चीजों ने इसको इन्फ्लुएंस किया। यानी हमारे जब संविधान बना तो उसमें हमने कौन कौन सी चीजों को कहां कहां से लिया, हमने कहां से इंस्पिरेशन ली, हमने किस बात को कहां से उठाया, ये सारी चीजें। तो हमने कहां से इंस्पिरेशन ली, कहां कहां से चीजों को इसमें डाला गया। तो इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रीडम, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। तो पहला इन्फ्लुएंस था इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का। कैसे? यानी जो हमारी आजादी की लड़ाई थी उसका भी एक इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस था किसके ऊपर? संविधान के ऊपर। कैसे? वो ऐसे कि अ नंबर ऑफ लीडर्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट वर मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बहुत सारे मेंबर ऐसे थे जो हमारी आजादी की लड़ाई में जो फ्रीडम फाइटर थे वही लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। यानी हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ही हमारा संविधान बनाया। इसीलिए जो हमारा संविधान है उसके ऊपर इंडियन फ्रीडम मूवमेंट की झलक दिखाई देती है। तो इसका एक कारण तो, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा है इंडियाज सिविलाइजेशनल हेरिटेज एंड हिस्ट्री। हमारे हिस्ट्री में भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीजें हैं, हमने हिस्ट्री से भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो सीखी। जैसे सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर एम्बेडेड इन अवर कल्चर। हमारे कल्चर में कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि एक है वसुधैव कुटुंबकम। इसका मतलब क्या होता है? वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है, वसुधा मतलब होता है पृथ्वी और कुटुंब का मतलब होता है परिवार। यानी पूरी की पूरी पृथ्वी जो है वो एक परिवार है। तो पूरा वर्ल्ड जो है वो एक फैमिली है। तो वर्ल्ड इज वन फैमिली। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है द वर्ल्ड इज वन फैमिली। उसके अलावा एक और है सर्वे भवन्तु सुखिना। सर्वे भवन्तु सुखिना, इसका मतलब क्या है कि एन इन्वोकेशन फॉर द वेल बीइंग ऑफ ऑल क्रिएचर्स, कि संसार में जितने भी क्रिएचर हैं वो सभी के सभी सुखी रहें। इसको कहा जाता है सर्वे भवन्तु सुखिना। ठीक है, तो हमारे कल्चर में, हमारे हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आज के समय पे भी बहुत जरूरी है। जो आज के समय जो हमारा संविधान है उसमें भी उनका असर दिखाई देता है। जैसे वसुधैव कुटुंबकम है, सर्वे भवन्तु सुखिना है। वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नेंस सिस्टम दैट वी एक्सपेरिमेंटेड विद इन इंडिया। हमारे देश में, हमारे देश के इतिहास में अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो बहुत अलग अलग टाइप के गवर्नेंस के सिस्टम थे। जैसे जनपदास, संघास, रूलर्स एंड देयर काउंसिल्स, कौटिल्यास कंसेप्ट ऑफ सप्तांग, राजधर्म एंड सो ऑन। यानी हमारे इतिहास में महाजनपद काल में ऐसे ऐसे महाजनपद थे जिनमें डेमोक्रेसी थी, जिनमें रिपब्लिक सिस्टम था। जैसे वज्जी एक महाजनपद था जिसमें डेमोक्रेसी थी, जिसमें सभा होती थी, जिसमें समिति हुआ करती थी। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारी हिस्ट्री के। तो हमने हमारी हिस्ट्री से भी जो है बहुत सारी चीजों को सीखा। इसके अलावा लर्निंग्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, हमने पूरे वर्ल्ड से बहुत सारी चीजों को सीखा। जैसे
एक श्लोक है संस्कृत का, यहाँ उसको रोमन में लिखा है लेकिन यहाँ पे देवनागरी में ही लिखा है, तो मैं ये वाला पढ़ूंगा क्योंकि ये रोमन वाला जो है संस्कृत में नहीं पढ़ा जाता। अनो भद्रा कृतो यंतु विश्वता, इसका क्या मतलब है? अनो भद्रा कृतो यंतु विश्वता, इसका मतलब है लेट नोबल थॉट्स कम टू मी फ्रॉम एवरी साइड, कि अगर कोई भी अच्छा विचार, अगर कोई भी अच्छी बात मेरी तरफ कहीं से भी आती है, कहीं से भी आती है तो उसको आने दो, मतलब मैं उसको वेलकम करता हूं। अगर मेरी तरफ कोई भी अच्छी बात आती है, चाहे वो कहीं से भी आती है, मैं उसको वेलकम करता हूं। चाहे मुझे किसी और देश से भी अगर सीखने को मिलता है, कहीं वहां से भी अगर मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो मैं उसको सीखूंगा। मैं उसमें ये नहीं करूंगा कि भाई वो तो कोई और है, वो मुझे कैसे सिखा सकता है, मैं तो अपनों से ही सीखूंगा, तो नहीं। अगर कोई दूसरा भी कुछ सिखा रहा है आपको तो सीखना चाहिए, कहीं कहीं से भी अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपको सीखना चाहिए। तो इस बात को संस्कृत में कहा जाता है अनो भद्रा कृतो यंतु विश्वता। तो इसी के आधार पर जो है हमने पूरे वर्ल्ड में जो भी हमको ऐसा लगा कि यहाँ पे ये वाली अच्छी चीज है, यहाँ ये वाली अच्छी चीज है, तो इसको ले लेते हैं, यहाँ से इसको ले लेते हैं। हमने ये किस आधार पर लिया, इसका क्या, इसका जो मूल एकदम है वो क्या है? तो इसका मूल है ये श्लोक कि अनो भद्रा कृतो यंतु विश्वता। तो हमने कहां से क्या क्या चीजें ली, जैसे द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो 3 आइडियल्स हैं लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के, ये हमने लिए फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो हुआ था 1739 में, जिसके बाद फ्रांस का संविधान बनाया गया, उसमें 3 शब्द थे, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। उसके अलावा द आइडिया ऑफ द डीपीएसपी, डीपीएसपी का आइडिया हमने कहां से लिया? तो ये लिया हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी आयरलैंड से। डीपीएसपी का आइडिया हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, आयरलैंड से लिया। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? तो यहां से हमने लिया इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि भाई इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स भी हमने अमेरिका से लिए, ये भी याद रख सकते हो आप कि अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स लिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी लिया। तो ऐसे हमने वर्ल्ड में हमें जो अच्छा लगा वो हमने वहां से उसको लिया, उसको हमने रिसीव किया। अब अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो वहां पे आप और अच्छे से देख पाओगे कि इस चैप्टर में कुछ चीजें आपको उसमें दिखाई होंगी फोटोज में, कि आपको जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे देश का, उसमें कई जगह पर हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड कोई ना कोई इमेजेस जो है वो देखने को मिलेंगी, यानी सम इलस्ट्रेशंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे संविधान में, भारत के संविधान में कुछ हिस्टोरिकल जो इलस्ट्रेशंस हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड जो कुछ इमेजेस हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ दिया गया है, उनके बारे में जो फोटोज हैं वो दिए गए हैं। जैसे एक सीन है गुरुकुल का, अ सीन फ्रॉम एन एंशिएंट गुरुकुल इज शोन इन पार्ट 2 सिटीजनशिप। पार्ट 2 सिटीजनशिप में एक गुरुकुल का सीन दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि आप इसके लिए जो बुक है एनसीईआरटी है उसको खोल करके बैठिए और उसमें आप देखते चलिए साथ ही साथ, ठीक है। आप यहाँ क्लास को देखते रहा करिए और साथ में बुक में जो है उसको जो फोटोज है उनको देखते रहा करिए और देखते चलिए कि आपका चैप्टर कंप्लीट होता जा रहा है। वो बेस्ट तरीका है सिलेबस कवर करने का। तो मैं जो फोटोज आपको बता रहा हूं कि भाई ये वाला फोटो वहां पे दिया हुआ है, इसको आप देखिए उसमें बुक में। तो अ सीन फ्रॉम एन एंशिएंट गुरुकुल, गुरुकुल का एक सीन है जो पार्ट 2 में दिया हुआ है सिटीजनशिप में। अ सीन फ्रॉम द रामायण, रामायण का एक सीन है। कैसा सीन है कि राम जो है वो कंक्वेस्ट ऑफ लंका एंड रिकवरी ऑफ सीता इज शोन इन पार्ट 3, कि राम ने जो है लंका को जीत लिया है, रावण को मार दिया है, ठीक है, और उसके बाद सीता माता को लेकर वो वापस आ रहे हैं। तो इसका जो सीन है वो कहां दिया है? ये दिया है पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में। एक सीन है महाभारत का जिसमें कृष्ण भगवान जो है वो गीता का ज्ञान दे रहे हैं, किसको? अर्जुन को। ये कहां है? ये है पार्ट 4 डीपीएसपी में। एक सीन है उड़ीसन स्कल्पचर्स का, कहां पर है? पार्ट 11 में है। रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, पार्ट 11 में है। एक इमेज है नटराज, नटराज की जो मूर्ति है वो कहां पर है? वो है पार्ट 12 में। फाइनेंस, प्रॉपर्टी एटसेट्रा वहां दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा सीन्स फ्रॉम महाबलीपुरम, महाबलीपुरम का जो है एक सीन है जो कहां दिया है, ठीक है। कैसा सीन है? इसमें भागीरथ जो है वो गंगा नदी को नीचे लेकर के आ रहे हैं। ऐसा माना जाता है हिंदू कल्चर में कि जो गंगा नदी है उसको भागीरथ जी लेकर के आए थे। तो ये जो एक सीन है भागीरथ जी जो गंगा नदी को लेकर के आ रहे हैं, ये सीन दिया है पार्ट 13 में, जो कि ट्रेड कॉमर्स के बारे में है। एक सीन है अकबर और मुगल आर्किटेक्चर का, जो कि पार्ट 14 में दिया हुआ है। एक सीन है डिपिक्टिंग नालंदा, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है उसके बारे में एक सीन दिया हुआ है, एक उसका फोटो दिया हुआ है। कहां पर? पार्ट 10 में, पार्ट
10 में। पार्ट 10 में नालंदा यूनिवर्सिटी का एक फोटो है। तो ऐसे कौन से पार्ट में कौन से हिस्टोरिकल सीन को दिखाया गया है, कौन से हिस्टोरिकल एक इंसिडेंट की एक फोटो दिखाई गई है, वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। आपसे ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रामायण का जो वो सीन है जिसमें राम जो है वो रावण को हरा करके सीता माता को वापस लेकर के आ रहे हैं, वो कौन से पार्ट में मेंशन है, तो वो आपका पार्ट 3 में मेंशन है। तो उसी तरीके से आपसे इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको आपको याद करना है कि कौन से पार्ट में किस इमेज को दिखाया गया है, किस सीन को दिखाया गया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं की फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। कुछ की फीचर्स हमारे संविधान के क्या क्या हैं। जैसे एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे संविधान में जो है फंडामेंटल राइट्स। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें कि फंडामेंटल राइट्स किसके लिए होते हैं, तो ये सिटीजन्स के लिए होते हैं। सिटीजन्स को दिए जाते हैं फंडामेंटल राइट्स। पार्ट कौन से में? 3 में। आर्टिकल कहां से कहां तक है इसके? आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिटीजन्स को दिए जाते हैं। जैसे आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम है, आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 17 में राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है या एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, आर्टिकल 18 जो है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स है। तो ऐसे आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं 12 से 35 तक पार्ट 3 में। डीपीएसपी है। डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपका कहां दे रखा है? ये आपका दिया हुआ है पार्ट 4 में, जो कि हमने आयरलैंड से लिया है। तो ये हमारे संविधान में दिए हुए हैं। उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज दी हैं, ये कहां है? तो ये है पार्ट 4A में, जिसको 1976 में ऐड किया गया था। यानी ये हमारे संविधान में पहले से नहीं थी फंडामेंटल ड्यूटीज, इनको बाद में ऐड किया गया। और एक फंडामेंटल ड्यूटीज को और बाद में ऐड किया गया 2002 में। शुरुआत में टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज थी 10, लेकिन बाद में जब एक और ऐड करी तो टोटल हो गई 11। उसके अलावा डीपीएसपी आर गोल्स दैट द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू अचीव। अब ये होते क्या है, थोड़ा बहुत इनके बारे में बताया। हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी जो है जो पुराना सिलेबस था उसमें मैंने इसको आपको डिटेल में समझाया हुआ है। इसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं बचा होगा जो आपने ना पढ़ा हो। तो डीपीएसपी क्या होता है? तो डीपीएसपी गवर्नमेंट के लिए वो गोल्स होते हैं जो गवर्नमेंट को अचीव करने हैं, कि भाई आपको ये सारे डीपीएसपी एक करके अचीव करने हैं। बट इफ द गवर्नमेंट डज नॉट मेक एफर्ट्स टू फॉलो दिस, लेकिन अगर गवर्नमेंट वो चीज करने के लिए एफर्ट नहीं करती है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उनके लिए कोर्ट जा सकते हो। अगर आपका फंडामेंटल राइट आपसे छीना जाता है, जो आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर वो आपसे छीने जाते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हो। लेकिन अगर गवर्नमेंट डीपीएसपी के लिए काम नहीं करती है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये आपके पास राइट नहीं है। ठीक है, तो वही लिखा है कि वन कैन नॉट गो टू अ जज एंड कंप्लेन अबाउट इट। वही फंडामेंटल राइट्स ऑन द अदर हैंड आर प्रोमिसेस दैट मस्ट बी केप्ट। फंडामेंटल राइट्स ऐसे प्रोमिसेस हैं जो निभाने पड़ते हैं। अगर वो नहीं निभाए गए तो आप उसके खिलाफ जो है पार्लियामेंट, उसके खिलाफ जो है आप कोर्ट में जा सकते हैं, जुडिशरी के पास जा सकते हैं। ये आपके पास राइट है। और ये राइट आपको कहां दिया जाता है? ये राइट आपको दिया जाता है आर्टिकल 32 में। और ये पूरे संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसीलिए इसको कहा जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि ये बात कही किसने, कि ये आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये बात कही किसने? तो जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि B.R. अंबेडकर ने। B.R. अंबेडकर ने बात कही थी कि ये आर्टिकल हमारे संविधान का हार्ट और सोल है, इसके बगैर पूरा संविधान बेकार है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे संविधान में दी गई हैं कि कुछ की फीचर्स हैं। अब एक एक करके कुछ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो फंडामेंटल राइट्स जैसा मैंने अभी आपको बताया पार्ट 3 में होते हैं, सिटीजन्स के लिए होते हैं। अगर ये फुलफिल नहीं होंगे तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो? कोर्ट में जा सकते हो। फंडामेंटल राइट्स में जो कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स आपके बुक में जो दिए हुए हैं, मैंने केवल वही लिखे हैं जो बुक में दिए हैं। ठीक है, आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी याद कर सकते हो क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ रखे हैं, आपको पहले से ही कुछ एक्स्ट्रा फंडामेंटल राइट्स याद होंगे, मैं आपसे उम्मीद करता हूं इतनी। बट जो बुक में दिए हैं एटलीस्ट उनको देख लेते हैं। तो राइट टू इक्वालिटी जो है, यानी इक्वालिटी का राइट कि सब लोग बराबर हैं, सब लोग एक समान हैं, ये आता है आर्टिकल 14 में।
यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ। एक है राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल 21 जो यहां पे दिया हुआ है उसमें भी है, और एक राइट टू फ्रीडम आती है आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 में आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि आपके पास प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ का राइट है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। ठीक है, ये आपका आर्टिकल 21 है। एक और आर्टिकल, हाँ 21A, मैं इसकी बात कर रहा था। 21A जो है वो है राइट टू एजुकेशन, आपके पास एजुकेशन का राइट है। इसमें ये बोला जाता है कि 6 से लेकर के 14 साल तक के जो बच्चे हैं वो, उनके पास ये अधिकार है कि वो स्कूल में पढ़ें। अगर कोई बच्चा 6 से लेकर 14 साल का स्कूल में पढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता है तो आप कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास राइट टू एजुकेशन है। एक है इसमें एक बचा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये कौन कौन से आते हैं इसमें? इसमें आते हैं 23 और 24। इसमें आता है आपका जैसे फोर्स लेबर है, चाइल्ड लेबर है, तो ये सारे आपके होते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो ये कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। जैसे 25 से 28 तक की अगर हम बात करते हैं, 25 से 28 तक के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो रिलीजन से रिलेटेड हैं, कि आपके पास अपने रिलीजन का फंडामेंटल राइट है। एक आर्टिकल 17 जो मैंने अभी आपको बताया था, आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 ये आप मान लीजिए कि 9th में आरएमएस सैनिक मिला करके सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है आर्टिकल 17। ये है आपका राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। एक आर्टिकल 18 है, 18 ये क्या है? ये है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, कि सारे टाइटल्स जो लोग पहले अपने नाम के आगे लगाते थे वो सब खत्म कर दिए गए। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत। तो ये कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिसको हिंदी में कहा जाता है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। ठीक है, इसके बाद फंडामेंटल राइट्स के बाद बारी आती है डीपीएसपी की। डीपीएसपी क्या है? तो डीपीएसपी की फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आपका आता है पार्ट 4 में। जैसे फंडामेंटल राइट्स आते हैं पार्ट 3 में, ऐसे डीपीएसपी आते हैं पार्ट 4 में। और ये हमने लिए कहां से हैं? ये लिए हैं आयरलैंड से, ये हमने आयरलैंड से लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? तो डीपीएसपी होते हैं कि गवर्नमेंट के गोल्स क्या हैं, गवर्नमेंट को क्या क्या अचीव करना है, वो सारी चीजें दी होती हैं डीपीएसपी के अंदर। जैसे गवर्नमेंट के गोल्स क्या क्या हैं? तो आर्टिकल 41 कहता है वेलफेयर गवर्नमेंट, की सरकार कैसी होनी चाहिए? वेलफेयर गवर्नमेंट होनी चाहिए। ऐसी सरकार होनी चाहिए जो कल्याण पे ध्यान दे, लोगों के कल्याण पे ध्यान दे, वेलफेयर गवर्नमेंट। आर्टिकल 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, कि सारे लोगों के लिए सिविल कानून एक जैसे होने चाहिए, कि शादी वगैरह से रिलेटेड एक जैसे कानून होने चाहिए सबके लिए। जबकि होता क्या है कि धर्मों के हिसाब से कानून होते हैं, कि किसी धर्म में शादी का अलग कानून है, किसी धर्म में शादी का अलग कानून है, किसी धर्म में जमीन के बंटवारे का अलग कानून है, किसी धर्म में जमीन के बंटवारे का अलग कानून है। ठीक है, वो सारे अलग अलग कानूनों को खत्म करके एक जैसा कानून पूरे देश के अंदर लागू होना चाहिए, उसको कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्रिमिनल कोड तो सबके लिए सेम है ही पहले से, कि अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उस केस में तो चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो उसको सेम सजा मिलेगी। लेकिन सिविल मामलों में जैसे शादी, जमीन, दहेज, इन सब चीजों के मामले में कानून जो है वो अलग अलग है, तो उनको खत्म करके एक कानून बनना चाहिए, उसको कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 38 बोलता है सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस, कि लोगों को सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस मिलना चाहिए। आर्टिकल 48 ए कहता है कि आपको गवर्नमेंट को एनवायरमेंट का और वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन करना है, बहुत बेसिक सी बात है। आर्टिकल 49 कहता है कि गवर्नमेंट को मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस और जो नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। आर्टिकल 47 कहता है कि गवर्नमेंट को न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे ध्यान देना है, पब्लिक हेल्थ पर ध्यान देना है। तो ये गवर्नमेंट के गोल्स हैं।
जिनको डीपीएसपी कहा जाता है। अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे पास अधिकार हैं, उसी तरीके से हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं, कुछ हमारे कर्तव्य भी हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कर्तव्य क्या है हमारे, ये आता है आपका पार्ट 4A में, और यहां ए लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि इसको बाद में ऐड किया हुआ है, बाद में ऐड किया गया, पहले से ये हमारे संविधान में नहीं था, तो इसको हमने ऐड किया 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, और इसकी रिकमेंडेशन दी थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने। तो फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब होता है कि लोगों की ड्यूटीज क्या है, लोगों को क्या चीज करनी चाहिए देश के लिए, वो उनकी ड्यूटीज हैं। जैसे कुछ एग्जांपल के लिए इसमें दे रखी है, इनको एक बार पढ़ लेते हैं। हालांकि ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, पर आपसे ये पूछ सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, क्या ये फोर्सेबल होती है, तो नहीं, आप इनको मानो या ना मानो, इसके ऊपर आपके ऊपर कोई केस नहीं होगा अगर आप इनको नहीं मानोगे तो, बट ये आपकी नॉर्मल मोरल ड्यूटी है कि भाई आपको ये फॉलो करनी चाहिए एज ए इंडियन सिटीजन। ये आपको चाहे कोई कहे या ना कहे, फिर भी आपको फॉलो करनी चाहिए। जैसे टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कि आपको संविधान का पालन करना चाहिए, अब ये कोई कहने वाली बात तो है नहीं, करना चाहिए। एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, इसके आइडियल्स और इंस्टीट्यूशंस की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। द नेशनल फ्लैग की रेस्पेक्ट करो, नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करो, ठीक है। देश की सुरक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहो। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, हमारा जो कल्चर है उसकी रेस्पेक्ट करो, उसकी वैल्यू करो, ठीक है। हमारे जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, जैसे कि फॉरेस्ट हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, इनको बचाने के लिए काम करो, ठीक है, इनको बेकार मत करो। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिव एक्टिविटी, ठीक है, अपने देश की जो अपने इंडिविजुअल लेवल पे जो है देश को आगे बढ़ाने पे काम करो, क्रिएटिविटी करो, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी करो जिससे देश को फायदा हो, देश की जीडीपी बढ़े। और अगर आप एक पेरेंट या गार्जियन है तो आप अपने बच्चे को जो है, अगर वो 6 से लेकर 14 साल तक का बच्चा है तो उसको आप पढ़ाइए, ये आपकी एक मोरल ड्यूटी है। तो ये आपको फंडामेंटल ड्यूटी में ये सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। इसके बाद हेडिंग आती है द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा संविधान है ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट, लिविंग मतलब लिविंग थिंग जो होती है, यानी जीती जागती चीज। तो हमारा संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जीता जागता डॉक्यूमेंट है। मतलब इसका मतलब है कि हमारा संविधान ऐसा नहीं कि जो एक बार बन गया वो ही रहेगा, तब तो निर्जीव है। लिविंग का मतलब है कि ये बार बार चेंज हो सकता है, हम संविधान को बदल सकते हैं, हम संविधान को चेंज कर सकते हैं, हम संविधान में सुधार कर सकते हैं, इसीलिए इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है, ठीक है। कैसे? तो वी मस्ट रिमेंबर दैट एनी चेंजेस, कि हमारे संविधान में जो भी अगर हम चेंज करना चाहते हैं उसको अमेंडमेंट कहा जाता है। हम संविधान में जो भी चेंज करते हैं उसको अमेंडमेंट कहते हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है संशोधन। और हमारे संविधान में संशोधन हो सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है, इसीलिए इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहा जाता है, ठीक है, एक जीता जागता दस्तावेज। जैसे पार्ट 4A को हमने ऐड किया था 1976 में, मैंने अभी आपको बताया था, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने बाद में ऐड करी है। There was a time when people were not allowed to fly the national flag at their homes. एक टाइम था जब लोगों को अपने घर पे नेशनल फ्लैग फहराने का जो है परमिशन नहीं था। This changed in 2004. इस चीज को 2004 में बदला गया when Supreme Court agreed, saying that flying the flag is part of the fundamental right to freedom of expression. 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हर एक व्यक्ति का यह अधिकार है कि वो अपने घर पर जो इंडियन नेशनल फ्लैग है उसको फहरा सकता है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट के अंदर इसको शामिल किया गया कि आप फ्लैग होस्टिंग जो है अपने घर पे कर सकते हो। पंचायती राज सिस्टम को हमने बाद में ऐड किया, वाज इंटीग्रेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन 1992 में ऐड किया गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया गया था इसको, ठीक है। अब कुछ बात कर लेते हैं कि हमारे संविधान को सजाने का काम किसने किया। तो जो हमारे संविधान के कैलीग्राफर थे, कैलीग्राफर मतलब होता है जिसकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, सुलेखक, हिंदी में कहा जाता है कैलीग्राफर को सुलेखक। तो हमारे संविधान के जो सुलेखक थे, यानी जिन्होंने अपने हाथों से इसको लिखा था, सजाया था, उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। रोड द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय हैंड, इन्होंने संविधान का टेक्स्ट अपने हाथों से लिखा। वाइल नंदलाल बोस, और जबकि नंदलाल बोस एंड हिज टीम illustrated its pages with scenes from Indian history. नंदलाल बोस और इनकी टीम ने क्या किया था, इसके पेजेस को सजाया था कि अलग अलग हिस्ट्री में से कोई ना कोई इमेजेस को लेकर के इसमें लगाना,
वो जो मैंने अभी आपको बहुत सारी इमेजेस बताई थी, वो सारे काम किसने किए थे? वो नंदलाल बोस और उनकी टीम ने किए थे। यानी अगर अपने हाथों से किसने लिखा था तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, लेकिन उसको डेकोरेट किसने किया था, उसमें फोटोज किसने लगाए थे, उसमें सीन्स किसने लगाए थे? तो वो थे नंदलाल बोस और उनकी टीम। ठीक है, हिस्ट्री से लगाए थे फोटोज, मोहनजोदारो से लगाए थे, फ्रीडम मूवमेंट से लगाए थे। और लिविंग डॉक्यूमेंट का एक और एग्जांपल है कि गवर्नमेंट ने एक बार जब आधार ऑथेंटिकेशन की जो अमेंडमेंट्स आया था, आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस, जो रूल्स आए थे 2020, इसमें चेंजेस करने के लिए गवर्नमेंट ने लोगों को इनवाइट किया था कि आपको अगर इसमें कोई बताना है चेंज करने के लिए तो आप बता सकते हो, आपको कोई सजेशन देना है आप दे सकते हो। यानी गवर्नमेंट ने जब ये रूल्स लेकर के आए थे, आधार ऑथेंटिकेशन फॉर गुड गवर्नेंस रूल्स, आधार से रिलेटेड जो रूल्स लेकर के आए थे 2020 में, उसमें चेंजेस करने के लिए लोगों को इनवाइट किया था कि आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। तो ये भी एक एग्जांपल है हमारे लिविंग डॉक्यूमेंट्स का कि हमारा संविधान, हमारे कानून बहुत ही जीते जागते हैं। ऐसा नहीं कि जो एक बार बन गए सो बन गए, अब उनमें कोई चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चेंजेस हो सकते हैं, इसका मतलब सिंपल एक है कि चेंजेस हो सकते हैं, परिवर्तन संभव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस 1 मिनट, जरा मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। चलिए, अब हम बात करते हैं प्रियम्बल की। प्रियम्बल क्या है? तो हमारा संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन, हमारे संविधान का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रस्तावना या उद्देशिका। हमारे संविधान की उद्देशिका क्या है? प्रियम्बल, इंट्रोडक्शन क्या है संविधान का? तो संविधान का इंट्रोडक्शन यानी प्रियम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है, इसका मतलब क्या है कि संविधान हमने मिलकर के बनाया है, संविधान में पावर हमको दी गई है। तो भारत जैसे देश में, भारत जैसे डेमोक्रेसी में पावर लोगों के हाथों में है, अथॉरिटी लोगों के हाथों में है। इसका एक सबसे बड़ा सबूत है कि हमारे संविधान का प्रियम्बल वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है। तो हमारा जो प्रियम्बल है उसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मतलब थोड़ा सा समझते हैं कि उन वर्ड्स का मतलब क्या है। उन वर्ड्स का मतलब क्या है? जैसे सबसे पहले प्रियम्बल शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, हम भारत के लोग। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल, कि संविधान को जो बनाया गया है, जो इसको लागू किया गया है, वो लोगों के द्वारा ही लागू किया गया है, थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। लोगों के द्वारा मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। बात एक ही है। ये बात हमने कहां पढ़ी थी? पिछली क्लास में, जब हमने डेमोक्रेसी की टाइप्स के बारे में जाना था कि एक डेमोक्रेसी होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां लोग डायरेक्ट अपना फैसला लेते हैं, और एक डेमोक्रेसी होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां पे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए फैसला लेते हैं। तो हमारा देश चूंकि एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इसीलिए हमारे देश का संविधान हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाया, और इसीलिए कहा जाता है कि संविधान हमने बनाया। तो पावर हमारे हाथों में है, अथॉरिटी हमारे हाथों में है, इसीलिए हमारे देश के संविधान का जो प्रियम्बल है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होता है, यानी हम भारत के लोग। The Constitution of India, the Constitution has been drawn up and enacted by the people through their representatives and not handed down to them by a king or any outside powers. ना कि उन्हें किसी राजा ने पकड़ा दिया या किसी बाहर की पावर ने आकर के उनको ये संविधान पकड़ा दिया, नहीं। संविधान हमने खुद बनाया है और खुद लागू किया है, इसीलिए इसमें पावर है वी द पीपल ऑफ इंडिया। एक वर्ड होता है सोवरेन। सोवरेन मतलब होता है द पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस, कि लोगों के पास सुप्रीम राइट है डिसीजन लेने का, चाहे वो इंटरनल मामला हो चाहे वो एक्सटर्नल मामला हो। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि कोई भी बाहर की पावर हमारे देश की सरकार को डिक्टेट नहीं कर सकती, ये नहीं बोल सकती कि आपको ये करना है।
जैसे अभी हमारे ऊपर तमाम टैरिफ लगाए गए यूएसए के द्वारा, लेकिन फैसला जो है हम यूएसए के हिसाब से नहीं लेते। हमें क्या डिसीजन लेना है वो हम किसी और कंट्री के हिसाब से नहीं लेते, वो हम अपने देश के हिसाब से लेते हैं। हमारे देश के हित में क्या है उसके हिसाब से हम फैसला लेते हैं। प्रेशर में आकर के या किसी और देश के कहने पे हम फैसला नहीं लेते। ये बात दिखाती है कि हमारा देश क्या है, एक सोवरेन कंट्री है। हिंदी में इसको कहा जाता है संप्रभु देश, यानी ऐसा देश जो अपना ही प्रभु है, यानी अपना ही स्वामी है, जो खुद ही अपने फैसले लेता है, बाहर के प्रेशर में आकर के फैसले नहीं लेता है, उसको सोवरेन कहा जाता है। तो हमारा देश एक सोवरेन कंट्री है। आगे, सोशलिस्ट क्या होता है? सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी, यानी जो समाज के बारे में सोचे, जो सबके बारे में सोचे, जो सबके बारे में सोचे, जो इक्वालिटी के बारे में बात करे, वो होता है सोशलिस्ट। तो वेल्थ इज जनरेटेड सोशली, जो वेल्थ है वो सोशली जनरेट की जाती है, यानी सब लोग मिलकर के वेल्थ को जनरेट करते हैं, एंड शुड बी शेयर्ड बाय द सोसाइटी, और उसको सोसाइटी के द्वारा ही शेयर किया जाना चाहिए, सब लोगों के द्वारा शेयर किया जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट शुड बी रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो हमारे देश में लैंड की ओनरशिप जो है सबको बराबर बराबर दे, पब्लिक भी प्राइवेट भी, और जो हमारे देश में इनइक्वालिटीज हैं, सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं, उनको कम करे, इक्वालिटी बढ़ाए, इनइक्वालिटी कम करे। इसको कहते हैं सोशलिस्ट। सेक्युलर क्या होता है? तो बहुत सिंपल चीज है, आपको पता होगा। सेक्युलर वो होता है जहां पे किसी भी देश का एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, जो सारे धर्मों को मानता है। जिस देश में सारे धर्मों को इक्वल राइट्स मिलते हैं, किसी एक धर्म को जो है फेवर नहीं किया जाता, वो सेक्युलर माना जाता है। तो सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। सिटीजन्स के पास ये फ्रीडम होती है कि वो कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, बट देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, बट कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट, और गवर्नमेंट जो है सारे धर्मों को, सारे बिलीफ्स को इक्वल रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करती है। ये होता है सेक्युलर। हमारा देश सेक्युलर भी है। अगला वर्ड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक तो हमने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाई है। तो अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल एंजॉयड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, एक ऐसी सरकार जहां लोगों को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं, सबको राइट टू वोट मिलता है। इलेक्ट देयर रूलर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, अपने रूलर्स को चुनते हैं, उनको अकाउंटेबल ठहराते हैं। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स, और जो गवर्नमेंट है वो कुछ बेसिक रूल्स के हिसाब से चलाई जाती है। रिपब्लिक क्या होता है? द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट ए हेरिडेटरी पोजीशन। रिपब्लिक होता है कि जहां का स्टेट का हेड इलेक्टेड होता है, ना कि कोई हेरिडेटरी पोजीशन होती है, यानी कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, वो सिस्टम नहीं होता। रिपब्लिक में इलेक्टेड हेड होता है। जस्टिस मतलब लोगों को न्याय मिलना चाहिए। सिटीजन्स कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड, लोगों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, उनकी कास्ट क्या है, उनका रिलीजन क्या है, उनका जेंडर क्या है, उसके बिहाफ पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, गवर्नमेंट को सभी के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। लिबर्टी मतलब होता है आजादी, कि देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन्स इन व्हाट दे थिंक, कि लोगों के ऊपर कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या करते हैं, उसके ऊपर कोई भी अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है। हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स एंड द वे दे विश फॉलो अप देयर थॉट्स इन एक्शन, वो कैसे सोचते हैं, वो क्या करते हैं, उसके ऊपर कोई फालतू में रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा, यानी इनको आजादी दी जाएगी, लिबर्टी दी जाएगी। तो लिबर्टी मतलब आजादी। इक्वालिटी मतलब एक समानता। तो ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के आगे सब बराबर हैं। द सोशल इनइक्वालिटीज हैव टू बी एंडेड, इनइक्वालिटीज खत्म होंगी। द गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, और गवर्नमेंट को सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी इंश्योर करनी चाहिए। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, कि लोगों को मिलजुल करके रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, हम सभी को ऐसे रहना चाहिए जैसे हम एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, पूरे देश के लोग एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, ऐसे में रहना चाहिए। नो वन शुड बी ट्रीट एज अ फेलो सिटीजन एज इंफीरियर, हमें हमारे फेलो सिटीजन्स को इंफीरियर ट्रीट नहीं कराना चाहिए, सभी को एक जैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए, सभी को भाईचारे के साथ रहना चाहिए। और लास्ट में एक नोट है कि द टर्म्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, जो दो वर्ड हमने भी पढ़े पीछे, सोशलिस्ट
और सेक्युलर, ये जो दो वर्ड हैं इनको बाद में ऐड किया गया था प्रियम्बल में, यानी प्रियम्बल में स्टार्टिंग में नहीं थे। ये दो वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर वर एडेड इन द प्रियम्बल थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इनको 1976 में हमारे संविधान में ऐड किया गया था, यानी स्टार्टिंग में ये नहीं थे। और इसी अमेंडमेंट को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसने बहुत सारी चीजों को चेंज किया। इसने फंडामेंटल ड्यूटीज भी ऐड करी, इसने प्रियम्बल में भी चेंजेस किए, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 8, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लगभग हर डायमेंशन को कवर किया, लगभग हर एक चीज को कवर किया जो भी हमारे एनसीईआरटी में गिवन था, क्योंकि हमें अभी उतना ही फोकस करना है, उतना ही पढ़ना है। जो इससे एक्स्ट्रा चीजें हैं वो हम ऑलरेडी पुराने सिलेबस में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपको और चीजें भी जाननी है तो आप पीछे जो क्लासेस में ऑलरेडी ले चुका हूं उसको जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, इस टॉपिक में इतना ही। अब मिलते हैं अगले टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें, मस्त रहें। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।